हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं मेरे बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको दोस्त याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। तो चलिए अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम देखते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में आज का क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए मेरे दोस्त, जहां तक आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन, प्रत्येक वीडियो का 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और बहुत सारे बच्चे इसमें सही आंसर लगाते हैं, कुछ कुछ का गलत आंसर भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन क्या था। और आपका स्क्रीन पे ये दिख रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा था और इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर होगा। बोला जा रहा है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखेंगे आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें देखना है कि इसका क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है ये निकल के आया है आपका करंट क्वेश्चन से और आगामी एग्जाम में ये आने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। आप कहां तक तैयार हैं ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान देना है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहां किया गया। तो ये किया गया आपका ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में। मेरे दोस्त, आप ऑस्ट्रेलिया का कहां से राजधानी है और आपको इसको बताना सुनिश्चित करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा हूं। चलिए, आज टेस्ट सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे और देखना है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लब में आपका जो है संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन देख करके आप इसको टिक आउट करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन लाया हूं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। बहुत इजी, और इसी तरह के क्वेश्चन को मैं कहा करता हूं बहुत इजी है लेकिन बहुत बिजी है मेरे दोस्त। 11 जुलाई, 5 जून, 13 मई और 14 अगस्त। ध्यान देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट कर लिया जाता है। चलिए, तो आगामी क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास में ये रहा मेरे साथी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना है ना किस राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। जी आपका ऑप्शन लगता है, आपको सटीक लगता है, आपको मिलता है 5 सेकंड और मैं दोहरा देता हूं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया मेरे साथी। तो आप ध्यान देंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका होगा केरल। ध्यान देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें देखेंगे पहला है पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिकराव खानविलकर, सतीश कुमार और सुधीर जैन। याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आपका सबसे पहले बार जब आया था तो लोकपाल का सबसे पहला अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष पहला। लेकिन अभी पूछ रहा है करंट में आपको कि 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, तो ये किन्हें चुना गया है। तो ध्यान देंगे अजय मानिकराव खानविलकर जी को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ध्यान देंगे। आप संभव एक्सप्रेस देख रहे हैं, जितना संभव हो सकता है आप फटाक फटाक आंसर लगाइए मेरे साथी। 18वीं भारत वन रिपोर्ट याद रखना है 2023। आपको इतना पता होना चाहिए कि वन रिपोर्ट भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों के बाद इसको किया जाता है। तो 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। देखना है 24.92% या फिर 25%, 1.7% या 25.71% या 24.19%। ध्यान देंगे कौन से इसका सटीक और सही आंसर होगा। याद रखेंगे 2 वर्षों के बाद वन रिपोर्ट होता है। 2023 में आपका 18वीं है तो 23 के बाद 2 अगर जोड़ते हैं तो 2000 कितना में 2025 में आपका ये केमा रिपोर्ट होगा। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो है आपका आंकड़ा देखिए 25.17 यानी 2.517% आपका यह आंकड़ा तथा कथित बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथ ही ध्यान देना है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितना करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। आप यहां देख लेंगे 58,900 करोड़, 60 मतलब कि 6,000 करोड़ और उसके बाद 55,800 करोड़ और 58,500 करोड़। आप देख लेंगे इस आंकड़ा से निकालना है
कि 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास हेतु जो आंकड़ा आया है सामने वो है आपका 58,900 करोड़। चलिए ये आंकड़ा आपको याद रखना है, सांख्यिकी से क्वेश्चन वो दे दिया गया है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास, है ना, हेलेक टैंक जोरावर, यह नाम रखेंगे, ये नाम भी आ सकता है जोरावर, का अनावरण किया है, किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया मेरे साथी, ध्यान देंगे ये आपको किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईआईएसईआर, किसके द्वारा, तो आपका भारत का प्रचलित में से आपको याद होगा डीआरडीओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है, साहित्य शहर, ध्यान देंगे, श्रीनगर, बनारस, कोझिकोड और जयपुर, किसे बनाया गया, ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बनाया गया है, तो इसे दर्जा दिया गया आपका केरल का एक जगह कोझिकोड को। चलिए इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, चलिए देखते हैं। ईशान पहल की शुरुआत किसने किया, मतलब यहां पे कौन सी संस्था के द्वारा पूछा जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बताएंगे। तो ईशान पहल की जो शुरुआत है मेरे साथी वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको फटाफट लगाना है, कोई देरी नहीं करना भाई, देखते चलना है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, ओके। इन्होंने किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको पता होगा कि अपने में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के देख रहे हैं ना गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनका गवर्नर का जो पोस्ट था वो कब से कब तक था, 1977 से 79, 81 से 84 या 82 से 85 या 86 से 89। तो ध्यान देना है, इनका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1982 से 85 के दौर में ये आरबीआई के क्या रह चुके थे, तो ये गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा मेरे साथ, ध्यान देना है ना। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज डैक्स प्लांट मैमथ का परिचालन किया गया है, नॉर्वे, रूस, डेनमार्क और आइसलैंड, ध्यान देंगे इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड। चलिए मेरे साथी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आइसलैंड की राजधानी कहां है, अगर आपको पता होगा तो आइसलैंड की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आयशा का 99 सदस्य कौन सा देश बना है, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन और जापान, निम्न में से कौन से देश को आपको देखना है कि आईएसए का, है ना, आईएसए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 99वां सदस्य कौन सा बना है, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन और जापान, कौन सा देश हो सकता है मेरे साथी, तो इसका आंसर होगा आपका जापान, याद रखेंगे जापान, सॉरी स्पेन है, मैंने जापान बोल दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट स्पेन है उसका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ही ये रहा, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, विवेक राजदान, अगर इनकी बात अगर छोड़ दें तो सब बहुत अच्छे लेखक हैं, ध्यान देना है। तो इन लेखकों में से किन है 2024 का साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से नवाजा गया है, तो ध्यान देंगे इसमें से मिला है वो ऑप्शन नंबर सी आपका रस्किन बॉन्ड जी हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है, क्या रखा है ये तो याद होना चाहिए, है ना, दरबार मंडप, अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप और स्वतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर ये आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब है, गणतंत्र मंडप, पढ़ा हुआ होगा आप लोग का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये टोटल क्वेश्चन एसआई से ही निकाला गया है, एसआई से आए हुए क्वेश्चन है और याद रखें कुछ करेंट क्वेश्चन को लाया गया है। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया है, एक क्वेश्चन भी आप लोग का पढ़ा हुआ अगर आंसर होगा तो आपको दिमाग में अट रहा है। चलिए याद होगा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना है ये आपका गुजरात में खोजा गया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की ये
पुराने हैं 5200, समझ देखेंगे इसके खोज किया गया है 5200 वर्ष पुराने। अगला क्वेश्चन आपका साथी ये रहा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा तो आंसर फटाफट दे देंगे। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तमिलनाडु के द्वारा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो डिजिटल डिटॉक्स जो किया गया मेरे साथी वो किया गया कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी, 15 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही है जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, फटाफट लगाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन है, जिसमें पीवी सिंधु के साथ थे? पीवी सिंधु थे, उनके साथ एक और इसमें कौन है? ऑप्शन देखते के साथ लगा देना है। शरद कमल, पीआर सिरजेश, मनु भाकर और अभिनव बिंद्रा। तो याद रखेंगे 2024 के ध्वजवाहक के रूप में कह रहा है, तो पीवी सिंधु के साथ जो थे कौन थे? आपका शरद कमल जी थे, और ये शुरुआत में थे। लेकिन इसी को अगर कोई पूछ दिया जाए कि समापन में कौन था, तो समापन में आपका यहीं पे आपका दिख रहा है, देख लेंगे, एक मन्नू भाकर और पीआर सिरजेश थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना है। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। इसमें सारे नए के नए खिलाड़ी हैं मेरे साथी, मन्नू भाकर, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। क्या हो सकते हैं? तो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले जो व्यक्ति हैं और वो महिला हैं, वो हैं आपके मन्नू भाकर। चलिए आप कमेंट में बताएंगे मेरे साथी कि मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से है? मन्नू भाकर का संबंध किस से है? देखेंगे क्वेश्चन बड़ा इजी आ गया है, हिंदी का क्वेश्चन आ गया है ना। पूजा फूल तोड़ रही है, चलिए तोड़ने का जो कर्म है वो क्यों, इसमें कौन सा? पूजा सब्जेक्ट है, फूल जो है कर्म है, और तोड़ना क्या है? वर्ब है। तो क्रिया का जो प्रभाव जिस पर पड़ रहा होगा, ध्यान देंगे, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। कब? तो जब कर्म पर पड़ेगा तब। इसमें कर्म है तो कर्म देखेंगे क्या है? फूल है। तोड़ना उसका वर्ब है, पूजा सब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक या प्रेरणादायक या द्विकर्मक? याद रखेंगे। तो यहाँ पे तोड़ने का असर किसको पर दिख रहा है? तो फूल को दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्लियर? अगला पॉइंट, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी से ही क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे। निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है, ध्यान देना है। अश्व, तुरंग, घोटक और सैंधव। क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखेंगे ये लिखा हुआ है अश्व, तो अश्व नहीं होगा, तुरंग भी घोड़ा का होगा, घोटक भी होगा और सैंधव भी होगा, अश्व नहीं होगा। अश्व का मतलब जो होता है उसका मतलब हो जाएगा आपका पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा या फिर चट्टान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बर्तनी जो है अशुद्ध है? देखेंगे कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ, तो आध्यात्मिक, अमावस्या, विरहिणी और आषाढ़। आषाढ़ साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि जो आषाढ़ लिखाता है मेरे साथ वो ये वाला मूर्धन स से लिखाता है, और इसमें आपका गलत लिखा हुआ है, इसलिए गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए ही संभव है और सही और सटीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला भी हिंदी का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना है। हे राम, आ गया, तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है बताना है। संबंध कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारण। हे राम, समझिएगा ये क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहां है, बताएंगे आप। चलिए, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना। सामान जो है बनाया जा रहा है, सारे सामान जो बनाए जाएंगे जूट के बनाए जाएंगे। चलिए तो जूट के बनाए जाए सामान, उसमें प्रथम स्थान आपका भारत का है, पहला है, याद रखिएगा। आप बताएंगे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मेरे साथी, आप इसको बताते चलेंगे। विश्व में सबसे अधिक थोरियम, याद रखेंगे, थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? ये भी जानेंगे कि थोरियम के भंडार में भारत अपना मोनोपोली एक अधिकार रखता है। कह रहा है कि कौन से राज्य में ज्यादा होता है, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे,
चलिए, बड़ा छोटा क्वेश्चन है जी, अब बड़ा इजी है, अब बहुत बिजी है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, वरुण और शुक्र। तो इसका आंसर देखिएगा, बुध सबसे छोटा है, नजदीक है, और ये बहुत जल्द ही अपना लगा लेता है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंग, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर घट जाता है। जब अधिक घनत्व में बढ़ जाएगा तो कम घनत्व में घट जाएगा, ये मैटर भी बिल्कुल सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। बिल्कुल, पृथ्वी का जब 3 होते हैं तो कोर से लेकर करके आपका भूपरपटी तक निकलने वाला वो तरंग आपका पे ही होगा, और मिड से ऊपर तक जाने वाला सेकेंडरी होगा, समझे कि नहीं? और जो सबसे ऊपर में जो तरंग चलेंगे उसको हम एल तरंग कहते हैं। इसका मतलब है कि 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से टोटल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। कहां होगा तुगेला जलप्रपात? जो होगा मेरे साथी वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये पढ़ा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, अगर है तो टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? सेंस पर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये भी तापमान को बढ़ाने में, और जल वाष्प, जल नहीं जल वाष्प, तो ये भी उष्ण होता है, गर्म होता है, तो ये भी आपका क्या कहता है कि बनाए रखने में उचित होगा। क्या बनाए रखने में भाई? तो तापमान। अगला कह रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे साथी, तो ऑप्शन आपका ए और बी, इसका मतलब आपका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ए प्लस बी में। चलिए, क्वेश्चन आगे बढ़ता है, और आपका ये रहा अगला क्वेश्चन 28 का क्वेश्चन कहता है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात अगर होगा इसका उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगा। बिल्कुल सही जवाब। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, ये गलत हो जाएगा। दिन में घड़ी की सुई की दिशा विपरीत और रात में नहीं, ये अपोजिट वाला बात नहीं हो, कोई निश्चित दिशा नहीं है, ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप ही होता है, मतलब कि क्लॉकवाइज चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में है ना, निवासियों द्वारा पशुओं की खाल यानी उसके चमड़ी से अस्थाई मानव निवास बनाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कहता है इग्लू, टिप्पी, यूर्ट, ऑल। बताएंगे क्या हो सकता है? इग्लू के बारे में सब जानते होंगे कि ये जो है आपका किससे बनाया जाता है? तो ये बर्फ से बनाया जाता है ना। यहाँ टिप्पी देखेंगे एक घास से है और यूर्ट जो है ये आपका छाल से है। छाल कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये चमड़े से है यानी खाल से है, ध्यान रखेंगे। तो यूर्ट नंबर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य एशिया के लोगों का ये रहने का आवास बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, और आगे क्वेश्चन छूट गया क्या आगे? चलिए, क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथ ध्यान देना है। कच्छ का रण, यहां जो एक अभयारण्य है कच्छ का रण का अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? आप याद रखिएगा, पूरे भारत में और पूरे एशिया के अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जंगली गधा कहां पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होता है कच्छ का रण। और यही क्वेश्चन में आया हुआ है, कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन अब क्लियर हो गया होगा। जंगली गधा के लिए, एशियाई शेर के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए और सफेद बाघ के लिए क्या हो सकता है? तो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए, 31 क्वेश्चन को देखिए फटाक से क्या करना है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी उसको ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया गया है? कौन से निम्न में से कोई पुरस्कार हैं जिसको देखिए ऑस्कर पुरस्कार, और कौन ऑस्कर? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। व्हिटली पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार,
टॉयलर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी व्हिटली पुरस्कार होगा, याद रखेंगे, पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम, चलिए पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में से मिक्स क्वेश्चन है जी, के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल का संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 13, 20, 33 जब आपका 1813 में सारे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक व्यापार एक देश के साथ में 20 वर्ष की आपकी मार्जिन चलेगा, और 20 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट रहा था, तो 13 में भी जोड़ेंगे तो 33। तो ध्यान रखें, अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है कि 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का, 1833 का या 1853 का। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए। आपको यहाँ पे 1833 का चार्टर अधिनियम बिल्कुल सही जवाब निकल के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन आपके ये रहा, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति, नियमन समिति याद रखेंगे, नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो सकता है? भीमराव अम्बेडकर को तो आप जान रहे होंगे कैसे थे, जवाहरलाल नेहरू भी आप संघ समिति में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ सकते हैं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका कृषि से भी संबंधित थे और आपका प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए है ना, और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? कह रहा है कि 3, 5, 4 का मतलब कि 3 न्याय, अब 5 स्वतंत्रता और 4 समानता। ऐसे आपको बुझना है इसमें कि कौन कौन से किसके लिए, तो क्रमशः दिया गया है। पहला आपको देखना है कि न्याय, याद रखना है, न्याय में देखना है, और उसके बाद देखना है किसमें, स्वतंत्रता में देखना है, और उसके बाद किसमें देखना है, आपका समानता में देखना है। तो आपका पता होना चाहिए कि न्याय जो है आपको मिलता है वो 3 प्रकार के न्याय संगत पूर्वक माना जाता है। स्वतंत्रता जो मिलती है वो 5 तरह के स्वतंत्रता मिलती है, 3 और 5, 3 और 5 याद रखना है। और समानता जो मिलती है वो 2 प्रकार की मिलती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो 3, 5, 2 ऑप्शन में है, 3, 5, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 2 आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक और सही हुआ मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के कानून, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, तो समझेंगे वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। तो याद रखेंगे संरक्षण की सारी चीजें जो है वो ली गई है आपका कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सटीक और सही आंसर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से लिया गया है? आप देखेंगे 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। याद रखना है कि कौन से अनुसूची से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियमन के बारे में लिया गया है। तो ये है आपका 5वीं अनुसूची में कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे साथ, ये अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन आपका यहां ये आता है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, मतलब प्राथमिक भाषा का मतलब हो गया 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो किस भाषा में? तो जहां के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का मातृभाषा जो होगी उसमें पढ़ाया जाएगा। कौन से अनुच्छेद उसके लिए संलग्न होता है? तो अनुच्छेद 50 के का, 350 के का, अनुच्छेद 350 नहीं है 351 है, अनुच्छेद ओनली 21 का है, और अनुच्छेद करा 45 है। कौन सा इसका हो सकता है? तो याद है क्या, मातृभाषा में जो संबंधित है वो 350, क्या होगा मेरे साथी? 350 याद रखेगा, इसी का काम में होता है।
आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका आ गया। ये क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? पहले 31 थे, 25 थे, फिर 26 थे, फिर 31 हुए, ऐसे कर करके बढ़ते गए हैं, फिर 33 हुए थे। आज के डेट में कितना है? तो आपका आंसर डायरेक्ट लगा देता हूं, आपका 34 है। 33 होते हैं इनके अन्य और एक होते हैं मुख्य। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे साथी, ध्यान देना है। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है हमारे बीच, तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ये बिल्कुल बात सत्य है, यानी सही है। तो एक तो आपका हो गया सही। यहां पे अभी बटोर के रखिए कहां कहां हुआ। अब कहता है केवल एक, केवल दो, ऐसे करके ऑप्शन है, तो अब दो देखते हैं। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन कोई एक परिस्थिति आता है जिसमें करता है। कहां? किंतु यदि सदन में मत बराबर बराबर हो जाए, तब किसकी हार किसकी जीत पता नहीं चलता है, तो वहां पे जो विधेयक बनाया जाएगा वो एक मत किसी न किसी का ज्यादा होना चाहिए। यहां बराबर आ गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या करता है, जब बराबर में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। ये बात भी बिल्कुल एकदम सटीक है मेरे दोस्त, यानी 2 नंबर का ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। ये आपको बिल्कुल सटीक और सही नहीं है, ये आपका गलत है। ये विधान मंडल का चीज है और ये मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सटीक और सही आंसर जो होगा 1 और 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में 1 और 2 निखर के सामने आ रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आपका देखिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन। ये साथी, अंतरराज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? है ना, किनकी अध्यक्षता में की गई थी? याद रखना है किसकी अध्यक्षता में की गई थी, याद रखना है। तो बीपी सिंह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जबकि ऑप्शन दिया है राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। तो याद रखेंगे जो किया गया था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह के अध्यक्षता में हुई थी अंतरराज्यीय परिषद का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथ ही, कमेंट बॉक्स में आपसे रहेगा कि इसका बताएंगे अंतरराज्यीय परिषद का जो है गठन कब किया गया था। ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, देखिए एक अलग आयोग है, और कौन से संविधान संशोधन में यह आया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है 96वां संविधान संशोधन 11 में, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में, और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में, और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में। ये सारे जो हैं 2011, 12, 14, 15 है। इधर आपका 96, 98, 99 और 100 है। कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये जो किया गया था आपका ऑप्शन 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया था, उसी के तहत इसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन ये मेरे साथी, सौर विकिरण जो सूर्य से रोशनी निकल करके बाहर आता है, मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी किरण को भी मापा जाता है, इसमें से एंटीनोमीटर, एटमोमीटर, एनीमोमीटर या लक्समीटर। याद रखेंगे, तो यहां याद रखना है ये तो हवा की गति बताता है ना। आपका एंटीनोमीटर से सूर्य का विकिरण का माप किया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल ए आपका सटीक और सही होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीक्ष्णता वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कह रहा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। क्या कह रहा है इसमें? 1, 2, 3, 4 ऐसे कर गया, 1, 2, 2, 4, 1, 3। आप इसमें ध्यान देंगे,
एक तीक्ष्णता वृत्ताकार पथ है, एक तीक्ष्णता अथवा ढाल होते हुए कह रहा है वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये कह रहा है, सही है कि गलत? तो ये नहीं उल्टेगा बाहरी पहियों पर, याद रखिएगा। तो ये गलत बात है, कह रहा है कि उल्टेगा, तो नहीं है और नहीं पूछ रहा है। अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा। देखिए फिसलन हो सकती है, लेकिन ये अंदर के पहियों पर क्या नहीं कर सकता है, उलट नहीं सकता है। बाहर की तरफ फिसलन होगा, हल्का सा फिसलन ले सकता है क्योंकि अंदर स्लिप मोड में है और वृत्ताकार है। लेकिन ये जो कह रहा है उल्टेगा, आप देखें किसी भी मोड़ पे अगर आप जाएंगे तो आपकी गति जो है कम बेसी हो सकती है, हल्का डोल सकते हैं, लेकिन बाहर या अंदर की तरफ आप फेंका नहीं जाएंगे और उलट आप नहीं सकते हैं। इसलिए आपका 1 और 3 बिल्कुल ऑप्शन आपका सी नंबर का सही होगा। चलिए अगला आंसर क्या कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है प्रकाश के रंग का निर्धारण। देखिए प्रकाश के रंग का लाल ब्लू पीयर जो भी आप देखते हैं निर्धारण किस संबंध रखता है, किससे संबंधित है? वेग से, तीव्रता से, तरंग धैर्य से या आयाम से, किससे हो सकता है? तो तरंग धैर्य से इसके रंग का निर्धारण किया जाता है। आपको पता भी होगा किसका तरंग धैर्य सबसे अधिक है या किसका सबसे कम है, उसी के आधार पर हम दूर से आपको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, उसका कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है। जब हवा का तापमान, अब हवा में एक नमी होती है और एक उष्णता होती है, तो जो उष्णता होती है उसको हम तापमान, अगर तापमान बढ़ता है तो जल बाष्प ग्रहण, किसी जल को सुखा करके अपने आप में बस बनाने की क्षमता, क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या प्रभाव बढ़ता है या घटता है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, ये सब कोई बात नहीं। जब तापमान, अब हवा में तापमान जब ज्यादा हो जाएगा तो किसी भी जल वाला क्षेत्र में जाएगा, तापमान जब पड़ेगा तो उसका वाष्प में बदलना, उसका तापमान में बढ़ोतरी हो जाता है। तो वो देखेंगे कि जलवाष्प जब ग्रहण करने की क्षमता, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा। चलिए तो 45 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में दो बल्ब बॉल लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। एक दूसरे से बल्ब अगर ये इतना दे रहा है तो कोई जो बल्ब है वो इससे ज्यादा प्रकाशित करता है। ध्यान देंगे। अब देखिए इस प्रकार की बात है, प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहां ध्यान देंगे, जो एक कम रोशनी वाला बॉल है और ये ज्यादा रोशनी वाला जो बॉल है, इस पर ध्यान देना है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, या कह रहा है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, या दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान होगा, या प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। ये तो बात गलत है कि निर्भर करती है, लेकिन याद रखना है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कम प्रकाश आएगा उसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। यानी ये वाला बात बिल्कुल आपका सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन है अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? वैज्ञानिक का नाम देखेंगे क्या क्या है, क्रिश्चियन हाइगेंस, एस चंद्रशेखर, नील्स बोहर, जगदीश चंद्र बोस। बताइएगा ये जो है अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कारक में कौन से वैज्ञानिक का योगदान सबसे अधिक है मेरे साथी? तो ये आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, दूरदृष्टि दोष वाले, आपको पता होना चाहिए, व्यक्ति के संबंध में कह रहा है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। दूरदृष्टि एक होता है आपका निकट दृष्टि, कह रहा है कि इस दोष को, कौन दोष को, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, क्या कर रहा है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है कौन सत्य नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही सत्य नहीं है। क्यों? कह रहा है दूरदृष्टि, तो इसको दो अक्षर वाला में, दूर वाला में लग जाएगा क्या, 3 अक्षर वाला, क्या होगा, 2 में 3, दूर है तो भैया क्या होगा, दू, तो यहां होगा ऊ, यानी दूर वाला में उत्तल होगा, यहां क्या कर दिया है, अवतल।
ये 4 अक्षर का है ना, वो होगा निकट वाला में। किस वाला में? निकट। 3 अक्षर हो गया निकट, तो निकट वाला में क्या लगेगा? अवतल। क्या लगेगा? अवतल। तो इसके लिए नहीं सही है, निकट के लिए दे दिया। तो यहां पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए पकड़ा गया, यही सही नहीं है। अब और सही क्या है भाई? तो इस रोग से ग्रसित जिसको दूरदृष्टि है, वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। देखिए बीमारी का नाम है दूरदृष्टि, लेकिन दूरे वाला स्पष्ट देखेगा और नजदीक वाला नहीं देख पाएगा। ये वाला बात बिल्कुल सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, बिल्कुल सही जवाब। ये ना, रेटिना के पीछे ही बनता है इसका प्रतिबिंब, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कोई नहीं। कोई नहीं कैसे होगा? क्योंकि वो पकड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यही रहा मेरे साथी। कह रहा है कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? किया जाता नहीं। कठोर जल का मतलब उतना खारे पानी को अगर आपके लिए दिया जाए पीने के लिए, पिएगा? तो नहीं पिएंगे, नहीं किया जाता है। ये वाला बात नहीं किया जाता है, एकदम सही कह रहा है। साबुन से कपड़े धोने के लिए होगा, है ना? किसके लिए? धोने के लिए। आप देखिएगा डिटर्जेंट हम जब डालते हैं तो उसमें जो है, जब ये पानी की मात्रा जब उसमें डालते हैं, अब पानी कैसा होता है? कठोर होता है, मृदु नहीं, मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। तो उस धोने के लिए भी हम उस पानी में उसकी जो मैल होता है उसको डिटर्जेंट साफ नहीं कर पाता है इस पानी में, इसीलिए हम कपड़ा धोने के लिए भी इसका प्रयोग याद रखें तो नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, देखा रहा क्या नहीं कहता था? हाँ, इसमें भी नहीं कहता है, साबुन से कपड़े बनाने में नहीं कहता है। और फसल की सिंचाई के लिए अगर सोडियम युक्त जल को अगर हम डालते हैं, लवणीय डालते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें फिर हमको फसल पर असर पड़ता है। तो फसल के सिंचाई के लिए भी हमको कठोर जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो ए बी सी तीनों में कह रहा है कि नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी होगा मेरे साथी। चलिए, तो ये 49 का क्वेश्चन हुआ और आज का एपिसोड का ये 50 लास्ट क्वेश्चन हुआ, जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ा करता हूं मेरे साथी। आप बताएंगे और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, वैसे मिट्टी में जहां कीटभक्षी पौधे उग जाते हैं, जैसे ड्रोसरा वगैरह, उसमें किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या इनमें से सभी? जो होगा आप कॉन्सेप्ट देख करके, समझ करके, एक क्वेश्चन पढ़ करके ऑप्शन जो होगा इसका आप सटीक आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे साथी, ए बी सी डी में से। चलिए, तो मैं वेट करूंगा कमेंट में किसका आंसर सही और गलत हुआ। तो आज हम इसी 50 क्वेश्चन नंबर के साथ में आज का वीडियो को मैं समापन करता हूं और फिर मिलता हूं अगले दिन इसी तरह के धांसू धांसू 50 क्वेश्चन के साथ। मेरे दोस्त बने रहें, आप मेरा प्यारा सा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब को आप देख रहे हैं। अपने लोगों के बीच में जो दोस्त छूट रहे हैं उनको तैयारी करनी है, तो एक कॉम्पिटिटिव क्लब उनके पास में आप क्या करें, शेयर कर दें। आप भी लाइक का बटन दबा दें। आपको कैसा लगा ये बताएंगे। और फिलहाल मैं चलता हूं इसी 50 क्वेश्चन के साथ में। आज तक इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद धन्यवाद।